गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी ट्यूटोरियल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आरबीडी पब्लिकेशन जो पॉकेट जीके है सामान्य ज्ञान खान सर का, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे। पिछले 2 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज तीसरा टॉपिक बंगाल में अंग्रेज का आधिपत्य लाइन बाय लाइन पढ़ के और क्वेश्चन जहाँ से जैसे बनता है उस सब के भी बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल प्रांत। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल प्रांत है बंगाल। बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुगल कालीन बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश एवं उड़ीसा शामिल थे। बंगाल में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने व्यापारी कोठियाँ स्थापित की। तो बंगाल में किसने व्यापारी कोठियाँ स्थापित की, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने स्थापित की, जिसमें हुगली सबसे महत्वपूर्ण था। 1651 ईस्वी में शाह शुजा से इजाज़त लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के हुगली में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे प्रथम कारखाना किसने स्थापित किया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब किया, तो 1651 में। किससे इजाज़त लेके, शाह शुजा से इजाज़त लेके। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियाद मुर्शिद कुली खां, जो दक्षिण का एक ब्राह्मण था, ने डाली। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य का बुनियाद किसने डाला, तो मुर्शिद कुली खां ने, जिसे 1701 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब के द्वारा सीधे तौर पर बंगाल का अंतिम नायब सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि औरंगजेब के द्वारा बंगाल का अंतिम सूबेदार, नायब सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था, तो मुर्शिद कुली खां को। कब, 1701 ईस्वी में। किंतु वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था, लेकिन मुगल बादशाह को वो राजस्व भेजता था हर साल। 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ पे हस्तांतरित की, तो मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की। इसने इज्जदारी प्रथा प्रारंभ कर कृषकों को तवाकी ऋण, यानी तवाकी ऋण मतलब खेती करने से पहले अग्रिम कर्ज प्रदान किया जाता था। इसका उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन यानी उसका दामाद था। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज का वध कर बंगाल का नवाब बना। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ। तो गिरिया का युद्ध कब हुआ, 1740 ईस्वी में। उसमें बिहार का जो सूबेदार था अलीवर्दी खान ने, वो सरफराज की हत्या कर दी और बंगाल का नवाब बना, तथा अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। मुर्शिद कुली खां अपने शासन काल में मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था, लेकिन जब अलीवर्दी खां मुगल का नवाब बना तो मुगल को राजस्व देना बंद कर दिया, जिससे उसके पास पैसा आने लगा, बचने लगा। तो उसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध बना कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला मिर्जा मुहम्मद बंगाल का नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इसने विरोधियों में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, चचेरा भाई, घसीटी बेगम, मौसी व सेनापति मीर जाफर अलीवर्दी खां का बहनोई प्रमुख थे। तो इनके विरोधी में इनके अपने ही लोग ज़्यादातर थे। कौन कौन, तो पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, चचेरे भाई, घसीटी बेगम जो मौसी थी, सेनापति मीर जाफर अलीवर्दी खां का बहनोई था। 15 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्यों से तंग आकर कलकत्ता पर आक्रमण किया। 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्य से तंग आकर कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया एवं कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। कंपनी के द्वारा इसको परेशान किया जाता था, जिसके कारण ये कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और कलकत्ता का नाम अलीगढ़ रखा, तथा मानिक चंद्र को किले का प्रभारी नियुक्त किया। और मानिक चंद्र एक व्यक्ति था जिसे किले का प्रभारी नियुक्त कर दिया और कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया गया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिराजुद्दौला ने कंपनी से तंग आके कब अपना कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा, तो 15 जून 1756 ईस्वी।
सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार करके 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष एवं बच्चे को एक छोटी सी कोठरी में बंद किया। अगली सुबह इसमें से केवल 23 व्यक्ति जीवित रहे। अंग्रेज इतिहासकार ने इसे काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि काल कोठरी त्रासदी कब हुआ, तो 20 जून 1756 ईस्वी। तो 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष एवं बच्चों को उस काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से 23 ही जीवित रहे। अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा एवं कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। तो अक्टूबर 1756 में कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा और फिर से कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 को कंपनी व सिराज के मध्य अलीनगर की संधि हुई। दोनों के बीच युद्ध हुआ और कंपनी और सिराज के मध्य अलीनगर की संधि हुई, जिसके अंतर्गत सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा प्रदान सभी व्यापारिक सुविधाओं को मान्यता दी। तो सिराज हार गया, जिसके वजह से सिराज को कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा सभी व्यापारिक जो भी सुविधा थी वो क्लाइव को देनी पड़ी। 3 लाख रुपया युद्ध का हर्जाना। कलकत्ता की किलेबंदी, जो युद्ध में खर्च हुआ 3 लाख रुपया, वो हर्जाना के तौर पे सिराजुद्दौला किसको दिए, क्लाइव को। और कलकत्ता की किलेबंदी करने का भी अधिकार दिए। सिक्के ढालने का अधिकार भी इस संधि में दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को क्या क्या अलीनगर की संधि में क्या क्या व्यापारिक सुविधा प्रदान की गई। तो 3 लाख रुपया युद्ध का हर्जाना, कलकत्ता की किलेबंदी और सिक्का ढालने का अधिकार दिया गया। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के पलासी गांव भागीरथी नदी के तट पर में क्लाइव व सिराज की सेना के मध्य युद्ध हुआ, किंतु मीर जाफर, यार लतीफ खां व राय दुर्लभ के विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हो गया। 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा गया। तो बंगाल की प्रथम क्रांति किसे कहा गया, जो प्लासी का युद्ध हुआ उसी को। मीर मदान और मोहनलाल प्लासी युद्ध से संबंधित थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीर मदान और मोहनलाल किस युद्ध से संबंधित थे, तो प्लासी युद्ध से संबंधित थे। इस युद्ध के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे, तो आलमगीर द्वितीय थे। मीर जाफर द्वारा बंगाल को 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी के मध्य 3 करोड़ रुपए घूस दिए। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना तो वो अंग्रेज को 1757 से 1760 के बीच मध्य 3 करोड़ रुपए घूस दिए और क्लाइव को भी बहुत सारा भेंट दिया। बंगाल के नए गवर्नर विंस्टार्ट ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब नियुक्त किया। विंस्टार्ट ने मीर जाफर के जगह पे मीर कासिम को नवाब नियुक्त किया। इस घटना को बंगाल का द्वितीय क्रांति कहा गया और इसी घटना को बंगाल का द्वितीय क्रांति कहा गया। अंग्रेज के हस्तक्षेप से बचने हेतु मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो मीर कासिम राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुर्शिद कुली खान ने भी ढाका से मुर्शिदाबाद अपना राजधानी को हस्तांतरित किया था। मीर कासिम द्वारा गुगरिन खान नामक आर्मेनियन ने नियंत्रण में सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। तो आर्मेनियन के नियंत्रण में सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किसने किया, तो गुगरिन खान ने। एवं मुंगेर में तोप निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया। और मुंगेर में कहाँ पे तोप निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया, तो मुंगेर में। मीर कासिम शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था। वह शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब के साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाकर 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से मुकाबला किया और इस युद्ध में अंग्रेज की विजय हुई। इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय व शुजा-उद-दौला साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाया और बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज सेना
का जो नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, उसके साथ युद्ध किया। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए और ब्रिटिश अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। इसे ही हम लोग इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, जो 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर बिहार के आना जिले में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब पढ़ते हैं बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब हैं और कब कब आए उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। प्लासी के युद्ध में मोहन लाल व मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। सब लोगों ने तो धोखा दिया, लेकिन मीर मदान और मोहनलाल नवाब के प्रति क्या रही, वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। बंगाल की राजधानी का क्रम, ये पूछता है कि बंगाल का राजधानी का क्रम कौन कौन सा था। तो ढाका से मुर्शिदाबाद हुआ, मुर्शिदाबाद से मुंगेर हुआ। तो मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया और मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी हस्तांतरित किया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम को इलाहाबाद की पहली संधि की। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की दूसरी संधि की। तो दो संधि की गई। कब कब, तो एक किया गया 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने मुगल बादशाह के साथ संधि की, और दूसरा किया गया 16 अगस्त को 1765 इलाहाबाद अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद की संधि की गई। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अंग्रेज के मैसूर से संबंध। मैसूर पूर्व में विजयनगर राज्य के अधीन था। तो मैसूर पहले किसके राज्य के अधीन था, तो विजयनगर राज्य के अधीन था। 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय जो विजयनगर के राजा थे ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। तो वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार को मैसूर की राजा की उपाधि दी। अतः मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई। तो मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासनकाल के दौरान राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज एवं नंदराज के हाथों में थी। तो वाडियार वंश के समय चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय इनका शासनकाल था। इसमें वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथों में थी। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा। तो मैसूर राज्य पे लगातार मराठों का आक्रमण होता रहा। हालांकि निज़ाम मैसूर को अपने अधिकार में मानते थे, लेकिन निज़ाम जो है वो मैसूर को अपने अधिकार में मानते थे। तो 1719 ईस्वी में संपन्न हुई दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट द्वारा मैसूर से चौथ वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया गया। 1719 में दिल्ली समझौता हुआ, जिसमें मुगल सम्राट जो थे वो मैसूर से चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को दे दिया गया। किस समझौते के अंतर्गत, तो दिल्ली समझौता के अंतर्गत। 1739 ईस्वी में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत जंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में किया। हैदर अली ने 1739 में अपने जीवन की शुरुआत जो है वो सैनिक के रूप में किया। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल जो तमिलनाडु में है का फौजदार बना। तो हैदर अली 1755 में कहाँ का फौजदार बना, तो डिंडीगुल का। इस वर्ष हैदर अली द्वारा डिंडीगुल में तोप व गोले बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया गया। इसी वर्ष जब हैदर अली फौजदार बना तो डिंडीगुल में तोप व गोले बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसी द्वारा स्थापित किया गया। हैदर ने खंडेराव नामक ब्राह्मणों को अपने निरक्षरता छुपाने हेतु अपना सहयोगी बनाया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैदर ने अपनी निरक्षरता छुपाने हेतु अपना किसको सहयोगी बनाया, तो खंडेराव नामक ब्राह्मण को। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 में हैदर अली कहाँ का शासक बना, तो मैसूर का शासक बना। 1764, 66 और 71 में हैदर अली पर मराठों का आक्रमण हुआ। जब ये
जब ये मैसूर का शासक बने तो मराठों द्वारा इन पे लगातार आक्रमण होता रहा, जिसकी वजह से बहुत परेशान भी रहे। 1764 ईस्वी में हलीवली के युद्ध में हैदर को मराठे द्वारा पराजित होना पड़ा। तो हलीवली का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। उसमें हैदर को मराठों द्वारा हार का सामना करना पड़ा। यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात किसने किया सबसे पहले? तो हैदर अली ने। हैदर अली 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया। तो हैदर अली तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में हुआ, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध के बंगाल मंगोल की संधि हुई, मतलब यह युद्ध के बाद किसकी संधि हुई? तो मैंगलोर की संधि हुई। हैदर अली का उत्तराधिकार टीपू सुल्तान हुआ। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान हुआ जो उत्तराधिकार हुआ। 1784 में टीपू सुल्तान ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में विभाजित किया। तो जब टीपू सुल्तान राजा बना तो वो साम्राज्य को 7 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें अस्फी टुकड़ी कहते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अस्फी टुकड़ी किससे कहते हैं? तो 7 प्रांतों में विभाजित किया, साम्राज्य को 7 प्रांतों में विभाजित किया, उसे ही अस्फी टुकड़ी कहते हैं। पश्चात प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाने वाले टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पश्चात यानी प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाने वाले कौन थे प्रथम? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की। तो जैकोबियन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने की। कहाँ? तो श्रीरंगपट्टनम में। और किससे प्रभावित होकर? तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर की, और उसका सदस्य बना। और टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1786 से 1793 ईस्वी के मध्य हुई। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस, उस समय अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस से इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसका मालाबार अंग्रेज को सौंप दिया गया। इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और अंग्रेज को मालाबार सौंप दिया गया। 1796 ईस्वी में टीपू ने एक नौसेना बोर्ड की गठन की। तो नौसेना बोर्ड की गठन टीपू सुल्तान ने 1796 ईस्वी में की। और मंगलोर, दाजीदाबाद व मोलीदाबाद में डाकयार्ड का निर्माण किया। तो डाकयार्ड का निर्माण मंगलोर, दाजीदाबाद और मोलीदाबाद में किया। किसने? तो टीपू सुल्तान ने। अंग्रेज लेखकों द्वारा टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा गया और थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सीधा साधा दैत्य किसने कहा टीपू को? तो अंग्रेज लेखक। और थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा। चतुर्थ आंग्ल युद्ध हुआ। टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के दौरान 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो गई। तो चौथे युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? तो टीपू सुल्तान को। तो टीपू के राष्ट्रीय झंडे पर शेर का तस्वीर था। तो झंडे पर किस चीज़ का तस्वीर था? तो शेर का तस्वीर था। चतुर्थ मैसूर युद्ध के उपरांत मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलिस्ली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है और अरब भारत हमारा है। और चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद वेलेस्ली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है और अब अरब भारत हमारा है। अंग्रेज ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बिठाया। तो वाडियार वंश का एक बालक था कृष्ण राय, उसको अंग्रेज ने मैसूर की गद्दी पर बैठाया।
उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग देकर टीपू के परिवार को सभी सदस्य को वेलोर में कैद कर लिया। तो कृष्ण राय जो एक बालक था वाडियार वंश का, उसे एक मैसूर में एक छोटा सा भाग दे दिया और टीपू के परिवार को के सदस्य को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। तो 1781 में बेंटिंग ने कुशासन का आरोप में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथों में ले लिया। 1731 में लॉर्ड बेंटिंग ने कुशासन के आरोप में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में लिया। बेंटिंग ने 1831 में मैसूर का प्रशासन कंपनी हाथ में ले लिया और रिपन ने 1881 में बेंटिंग द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को दोबारा से पुराना वाडियार वंश को लौटा दिया गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि बेंटिंग ने कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में ले लिया, मतलब हड़प लिया, और रिपन जो है 1881 में बेंटिंग द्वारा रिपन 1881 में बेंटिंग द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को दोबारा से वाडियार वंश को लौटा दिया गया। इस बॉक्स में प्रमुख युद्ध, वर्ष और गवर्नर जनरल और महत्वपूर्ण संधि दिया हुआ है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, वर्ष है 1767 से 69 और लॉर्ड बेलेजली मद्रास की संधि के साथ युद्ध की समाप्ति हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग और मैंगलोर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुई। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, उस समय गवर्नर जनरल थे कर्नवालिस, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ संपन्न हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, बेलेजली गवर्नर जनरल थे और मैसूर सहायक संधि के साथ ये संपन्न हुआ। इस बॉक्स को याद कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। और इसका एक ट्रिक है कि संधि कौन संधि मतलब कब कौन सा संधि हुआ, इसका एक ट्रिक है महामंगल श्री, म से माद्रास मैंगलोर की संधि और श्री से श्रीरंगपट्टनम की संधि, और लास्ट बचेगा तो मैसूर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इस युद्ध में मराठा अंग्रेज की संयुक्त सेना एवं हैदराबाद के निज़ाम मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। इस युद्ध में मराठा और अंग्रेज की संयुक्त सेना हैदराबाद के निज़ाम मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। 1760 ईस्वी में वाडियार वंश के युद्ध में अंग्रेज ने सर आयरवुड के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। तो वाडियार 1760 में वंडीवास के युद्ध में, तो वंडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। उसमें अंग्रेज ने आयरवुड के नेतृत्व में और लाली के नेतृत्व में फ्रांसिस वाली सेना लड़ रही थी और फ्रांसिस सेना को पराजित किया। किसने? अंग्रेज के आयरवुड ने। तो कैसा लगा ये टॉपिक आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट में बताएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे टॉपिक कवर करूँगी जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों को भी समझने में मदद मिल सके। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।